गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 10वां अध्याय, जिसका नाम है जल ऊपर से नीचे की ओर। प्यारे बच्चों, जल का ये गुण होता है कि पानी हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बहता है। कभी तुमने ऐसा देखा है कि नीचे से बहता हुआ पानी ऊपर की ओर चला जाए? नहीं होता ना ऐसा कभी। ये पानी का विशेषता है, ये पानी का गुण है, ये उसका स्वाभाविक गुण है कि जो पानी है या जल है वो हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बहता है। प्यारे बच्चों, इस बहते हुए पानी का हम क्या क्या उपयोग कर सकते हैं, या इस बहते हुए जल के द्वारा मानव अपने कौन कौन से कार्यों को पूरा करता है, आज के इस अध्याय में हम इन्हीं बातों की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलो बच्चों, जानते हैं इस बहते पानी के बारे में। प्यारे बच्चों, बरसात के समय झरने तथा नदी से बहता हुआ पानी तालाब में इकट्ठा होता है। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा जब बारिश के दिनों में जो पानी है वो झरनों और नदी से बहता हुआ बड़े तालाब या समुद्र में जाकर के इकट्ठा हो जाता है। यानी हम ये कह पा रहे हैं कि जो पानी है वो ऊपर से नीचे की ओर बहता है। जैसे झरने से गिरता हुआ पानी, नदी में ढाल से बहता हुआ पानी अंत में जाकर के तालाब में मिल जाता है। जैसे यहाँ देखिए बच्चों, ये है झरने की इमेज। इसमें हम देख पा रहे हैं जो पानी है वो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। और वैसे ही बच्चों हम यहाँ देख पा रहे हैं नदी की इमेज में, जिसमें बहता हुआ जल हमें दिखाई देता है। चाहे झरने का पानी हो या नदी का पानी हो, ये बहता हुआ जल अंत में जाकर के तालाब में मिल जाता है। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं बड़े से तालाब की इमेज को। तो बच्चों, आपने ये तो समझ बनाई ना, चाहे झरने हो, नदी हो, तालाब हो, ये जल के विभिन्न विभिन्न प्रकार के स्रोत हैं जिनके द्वारा मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जल प्राप्त करता है। और बच्चों, साथ ही साथ देखो, इस बहते पानी व तालाब के पानी का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में हर जगह करते हैं। यानी चाहे बच्चों हमारी कोई भी दैनिक आवश्यकता हो, उसकी पूर्ति के लिए हम इस पानी का उपयोग करते हैं। चाहे वो बहता हुआ जल हो या जल के जो विभिन्न प्रकार के स्रोत हैं उनका पानी हो, उसका उपयोग हम हमारे दैनिक जीवन में अनेक प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं। तो चलो बच्चों, इस पर आधारित कुछ आसान से अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। सोचिए और बताइए में। बच्चों, यहाँ पर हमसे पहला प्रश्न क्या किया गया है, देखो, आपने पानी को कहां कहां बहते देखा है? भाई, आप इतनी देर से ये बातें कर रहे हैं कि पानी बहता है, बहता हुआ जल, झरने, नदियों में बहता हुआ पानी। तो प्यारे बच्चों, हमसे यह पूछ लिया कि आपने पानी को कहां कहां बहते हुए देखा है। तो हमें उन स्थानों के, उन स्रोतों के नाम बताने हैं जिनमें हम बहते हुए पानी को देखते हैं। तो हम इसका उत्तर कैसे लिख सकते हैं? देखो, हमने पानी को नहरों, झरनों, नालों तथा नदियों में बहते हुए देखा है। और ये सारे वो स्रोत हैं जिनमें जल बहता हुआ प्रवाहित होता है, ना कि एक जगह इकट्ठा होता है। चाहे नहरें हो, झरने हो, नाले हो या नदियां हो, ये हमेशा बहते ही रहते हैं, इनमें जल इकट्ठा नहीं होता। अब बच्चों, अगला प्रश्न है, देखिए, आपने अपने आसपास कहां कहां बहते पानी का उपयोग होते हुए देखा है? मतलब बच्चों, अब हमें यह बताना है कि हमने ये जानकारी तो प्राप्त की प्रश्न संख्या 1 में कि जो बहता हुआ पानी है उसे हम कहां कहां देख पा रहे हैं। अब प्रश्न संख्या 2 में हमसे यह पूछा है कि जो बहता हुआ पानी है उसके उपयोग को आपने कहां कहां देखा है दैनिक जीवन में। तो हम क्या कह सकते हैं? हम बहते हुए पानी का उपयोग खेतों में, सिंचाई में, उद्योगों में व अन्य कार्यों में होते हुए देखते हैं। यानी बच्चों, चाहे खेतों में हो, चाहे सिंचाई का कार्य हो, या फिर बच्चों हम कह सकते हैं उद्योग हो या अन्य दैनिक आवश्यकताएं हो, उनकी पूर्ति के लिए इस बहते हुए पानी का उपयोग किया जाता है। प्यारे बच्चों, आपने यहाँ देखा खेतों में जल का उपयोग कैसे किया जाता है। बहते हुए पानी के द्वारा खेतों में जल का उपयोग कैसे होगा, इसको जानने की इच्छा हो रही है ना हमारी। तो चलो बच्चों, अब हम जानकारी प्राप्त करते हैं खेतों में पानी, यानी खेतों में पानी कैसे पहुंचता है, इस पानी का उपयोग क्या होता है, या खेतों में जो अतिरिक्त पानी दिया जाता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखो बच्चों, अगर बरसात अच्छी हो जाए तो खेतों में फसल को पानी की कोई समस्या नहीं रहती। प्यारे बच्चों, आपको यह पता है कि जो हमारा देश है भारत, वो कृषि प्रधान देश है, यानी कि यहाँ पर बड़े स्तर पर खेती का कार्य किया जाता है। अगर बच्चों समय पर बारिश हो जाती है तो जो खेत में खड़ी फसल है उसको अतिरिक्त पानी की आवश्यकता नहीं होती।
परंतु बच्चों क्या हो, अगर बरसात कम हो या बिल्कुल ही ना हो तो क्या करना पड़ेगा हमें, तो हमें फसल को उसकी आवश्यकता के अनुसार अलग से पानी देने की आवश्यकता होगी। यानी बच्चों आप ये समझ पा रहे हैं, अलग से हमें पानी तो देना है फसल को, परंतु किस मात्रा में देना है, आवश्यकता अनुसार। क्यों, ऐसा क्यों है, हम ज़्यादा पानी क्यों नहीं दे सकते, क्यों नहीं दे सकते, सोचा आपने? अगर हम छोटे पौधे, पादप या फसलों को आवश्यकता से अधिक पानी देते हैं तो ज़्यादा पानी के कारण वो गल जाते हैं और नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए ऐसा कहा गया है कि अगर बरसात नहीं हो या आवश्यकता से कम पानी हो या बारिश आवश्यकता से कम हो तो हमें फसल को आवश्यकता के अनुसार अलग से पानी देने की आवश्यकता होगी। और बच्चों जो ये अलग से पानी देने की प्रक्रिया होती है इसे ही हम कहते हैं सिंचाई करना। यानी खेत में सिंचाई करने से क्या अभिप्राय है, सिंचाई करना वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत फसल को आवश्यकता के अनुसार अलग से पानी दिया जाता है, उसे हम सिंचाई करना कहते हैं। तो समझा ना हमने, खेतों में जो पानी दिया जाएगा अलग से उसे क्या कहा जाएगा, सिंचाई करना। और अगर पर्याप्त मात्रा में बारिश हो जाएगी तो हमें अलग से पानी देने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और यहाँ बच्चों हम देख पा रहे हैं एक ट्यूबवेल को, एक पंप सेट को, जिसके द्वारा खेतों में पानी बहता हुआ जा रहा है। तो चलो बच्चों हमने यह तो जाना कि सिंचाई करना किसे कहते हैं, परंतु ये सिंचाई किन किन माध्यमों से, किन किन साधनों के द्वारा की जा सकती है उस पर भी थोड़ी प्रकाश डालते हैं। तो देखो बच्चों, सिंचाई के प्रकार, यानी ये सिंचाई के कौन कौन से प्रकार होंगे, किन किन जल स्रोतों का उपयोग सिंचाई के कार्य में हम कर सकते हैं, उनके बारे में अब हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखो बच्चों, खेतों में सिंचाई के लिए अनेक प्रणालियों का उपयोग किया जाता है। अनेक प्रणाली मतलब अनेक सारे तरीके होते हैं, अलग अलग प्रकार के तरीके होते हैं जिनके द्वारा हम खेतों में सिंचाई का कार्य करते हैं। अब ये सिंचाई की जो प्रणालियां हैं ये कौन कौन सी हैं, तो देखो जैसे खुले कुएं के द्वारा, ट्यूबवेल के द्वारा, नहर प्रणाली द्वारा या जलाशय द्वारा, इन सभी के द्वारा हम खेतों में पानी पहुंचाते हैं या खेतों में सिंचाई का कार्य कर पाते हैं। जैसे देखो बच्चों, खुले कुएं के द्वारा, और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं एक खुला हुआ कुआं जिसकी इमेज हमें दिखाई दे रही है, जिसमें हम ध्यान से देखते हैं तो हमें पानी दिखाई दे रहा है। इसके बाद में बच्चों अगला है ट्यूबवेल के द्वारा, और यहाँ हम देख पा रहे हैं चित्र संख्या 2 में एक बहता हुआ ट्यूबवेल से पानी को जो सीधा जा रहा है खेतों में। इसके बाद में बच्चों देखिए नहर प्रणाली द्वारा, नहरों के द्वारा कैसे सिंचाई की जाती है। जैसे बच्चों ये कोई नहर आ रही है, इससे छोटी छोटी नालियां निकाल करके खेत तक पानी पहुंचाया जाता है और बच्चों फिर इस पानी का उपयोग सिंचाई के कार्य में किया जाता है। तो इस प्रकार से नहरों से छोटी नालियां निकाल करके खेतों में सिंचाई का कार्य किया जाता है। और बच्चों ये है जलाशय, जलाशय पर बच्चों बांध का निर्माण किया जाता है। और ये बांध क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं, इसके बारे में अध्याय में आगे हम चर्चा करेंगे। परंतु बच्चों जानकारी के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि बांध का निर्माण सिंचाई की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, विद्युत उत्पादन के लिए और पेयजल की समस्या से निपटने के लिए किया जाता है। और ये बांध कहाँ बनाए जाते हैं, बड़ी बड़ी जो जल स्रोत हैं, नदियां हैं, उनको रोक करके बांध का निर्माण, उनके पानी को रोक करके बांध का निर्माण किया जाता है। तो बच्चों हमने जाना जो सिंचाई के विभिन्न प्रकार हैं या सिंचाई की जो अलग अलग प्रणालियां हैं उनके बारे में, चाहे खुले कुएं के द्वारा, चाहे ट्यूबवेल के द्वारा, या फिर हम कह सकते हैं नहर प्रणाली के द्वारा सिंचाई की जाती है, या फिर जलाशयों के द्वारा भी सिंचाई का कार्य किया जाता है। तो प्यारे बच्चों आज की इस कक्षा में हमने समझ बनाई बहते हुए पानी के बारे में और उसका खेती में क्या क्या उपयोग होता है, सिंचाई के कौन कौन से प्रकार होते हैं, उन सभी के बारे में आज की कक्षा में हमने हमारी जानकारियों को बढ़ाया है। तो प्यारे बच्चों आज की कक्षा में इतना ही, मिलता हूं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।